हालांकि ये बहुत शर्म की बात है कि मैं सिर्फ एक निकाल सकता हूँ। तभी उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर एक बाम्बू पर जो कि बहुत छोटा होता है। तो मन सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये तो बाम्बू की एक टहनी है, सिर्फ एक ही क्यों है यहाँ पर। वहीं पर वो लोमड़ी भी सो रही होती है आराम से, सो उसे उखाड़ने लग जाता है। मन सोच रहा होता है कि मुझे इस टहनी की जितनी भी क्यूआई है वास्तव में बहुत शुद्ध है और मुझे शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं है, बिना शुद्ध किए मैं इसे खा सकता हूँ। हालांकि बहुत कम क्यूआई लेकिन फिर भी मुझे कुछ करना होगा। वो जोर लगा देता है पूरा। मन सोच रहा होता है चलो भी अब उखड़ भी जाओ, जल्दी से मुझे इसे लेना होगा। वो यहाँ पर लोमड़ी भी अपने कान से सब कुछ सुन रही होती है, यहाँ पर वो उखाड़ लेता है तो लोमड़ी उठ जाती है एकदम से ही। एंड यहाँ पर लोमड़ी देख रही होती है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तभी वहाँ पर हमारा एमसी उसे उखाड़ते हुए खाते हुए मन सोच रहा होता है कि ये बहुत मुलायम है और इसे बिना किसी रिफाइंड किए मैं इसे खा सकता हूँ। ये बहुत आसानी से निगला और चबाया जा सकता है, चलो अच्छी बात है। लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि ये क्यों से भरा हुआ था लेकिन फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। बड़ी अजीब बात है। ये समय के अंदर मुझे बहुत सारा मिल गया है, बहुत सारी क्यूआई मुझे बहने देना चाहिए अपने शरीर के अंदर। मेरे सीने में बहुत गर्माहट के अलावा मुझे कुछ और महसूस नहीं हो रहा है। चलो मैंने जितना खाना था खा लिया इसे, चलो ठीक है अब चलते हैं। और मुझे अब उस बांस को काटना होगा। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड यहाँ पर उस बांस की तरफ बढ़ जाता है और एक स्लैश मारता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो बांस इतना मजबूत और इतना क्यूआई पावर से भरा हुआ होता है कि उस बांस को कुछ नहीं होता है। तो बोलता है कि क्या हो गया है मेरे स्वॉर्ड को, हैं कहीं मेरी स्विंग कमज़ोर तो नहीं हो गई है, क्या मैं एक स्वॉर्ड भी नहीं चला सकता हूँ। वो एक और मारता है लेकिन कुछ नहीं होता। सो बोलता है कि ठीक है, अगर इस बांस में इतनी ज़्यादा स्पेशल पावर भरी हुई कि वो इतना लोहे से ज़्यादा मजबूत हो गया है तो मुझे और मारना होगा। वो एक और मारता है। सो बोलता है कि सचमुच में आखिर ये क्या है, ये एक बांस मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है। आखिर मैं इतना ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इतना अच्छा स्वॉर्ड मास्टर हूँ, उसके बाद भी ये बांस नहीं कट रहा है, बहुत हो गया ये तमाशा। वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है। मन सोच रहा होता है अब मैं इसे काट डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए मैं अपनी स्वॉर्ड मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, अपनी क्योर टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, चाहे कितनी मुझे ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है और स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मन सोचता है कि चलो अब एक ही स्थान में इसे ख़त्म करते हैं। मून स्लैश वो एक बार इस्तेमाल करता है और उस बांस को काट देता है और बोलता है कि चलो आखिरकार ये कट गया, लेकिन इसके लिए मुझे अपने हथियार के साथ साथ अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का भी इस्तेमाल करना पड़ गया है। वो उसे देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि चलो हथियार के रूप में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कठोर भी है। अगर इसी क्यूआई के साथ इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए बिना क्यूआई को ऑब्जॉर्व किए तो ये काफ़ी ताकतवर हथियार हो सकता है, क्योंकि इतना मजबूत हथियार मिलना भी मुश्किल है। ये तो स्टील जितना कठोर हो गया है, कितनी ज़्यादा स्पेशल पावर क्यूआई भरी हुई है इस पर। जितना अधिक हो सके मैं इस जंगल के बारे में जानता जा रहा हूँ उतना ही अधिक मुझे सरप्राइज लग रहा है। वहीं वो लोमड़ी भी आ गया था पास में, तो हमारा एमसी उसे देखता है एंड वो लोमड़ी भी हमारे एमसी को देखती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही क्यूट होती है। तो हमारा एमसी एकदम डर कर दूर भाग जाता है और बोलता है कि ये क्या है तुम यहाँ पर। वो लोमड़ी काफ़ी क्यूटनेस से हमारे एमसी को देख रही होती है। यहीं पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम तो एक लोमड़ी हो ना, देखो मेरे पास मत आना, तुम बहुत ताकतवर मुझे पता है, तुम यहाँ कब से आ गए। सचमुच में मैं यहाँ पर इतने समय से आया हुआ हूँ लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया इस बांस के चक्कर में, मैं इसके चक्कर में इतना खो गया था इसकी स्पिरिचुअल पावर से कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि यहाँ पर इतनी ताकतवर लोमड़ी भी है, ये बहुत ताकतवर है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। मेरे पास आ रही है, यहाँ पर पास आए जा रही थी, बोल रही होती है कि तुम यहाँ चले जाओ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। उन्होंने सोच रहा होता है कि चुन हाजिन डरो मत और अपना गार्ड मत डाउन करना, कहीं पर ये लोमड़ी की बहुत ताकतवर हो सकती है मुझे, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है, ये इतनी खतरनाक तो नहीं हो सकती है, कितनी क्यूट जानवर है, लेकिन मुझे इसके पास आसपास कोई भी ब्लड या फिर किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपने गार्ड नहीं डाउन करने चाहिए। यह कितनी क्यूट है, मुझे ये चाहिए, मुझे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये क्या है, मुझे लग रहा है कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं थोड़ा सा इससे हिला लेता हूँ। वो हाथ आगे बढ़ाता है, वो उस लोमड़ी से काट लेती है, बोलते है कि मेरा खून उसने काट लिया। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और मैं दिखाया था उसी बांस को, जहाँ पर डोल्फिन बोलता है कि मास्टर आपने इतने खतरनाक जंगल में जाकर के इसे ले लिया, जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं तो इसे काफ़ी आसानी से ले आया, वहाँ कोई जानवर ही नहीं था, बाहर सिर्फ जानवर थे। जिस पर बोलता है कि क्या इतनी ज़्यादा क्यों है, इतनी ज़्यादा अद्भुत क्यों है इसके अंदर। जिस पर बोलता है कि हाँ मुझे इसे काटने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, मैंने इस अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का इस पर इस्तेमाल किया। जिस पर बोलता है कि क्या बात है, कितनी ताकतवर है। हमारा एमसी बोलता है चलो अब मुझे अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा है तो हमें जल्दी से इसे ख़त्म कर लेना चाहिए। यहाँ पर मन सोच रहा होता है इतनी शार्पेस्ट ब्लेड को देख करके कि बाप रे इतनी अच्छा आसानी से इतनी जल्दी काटा गया है कि लगता है कि अगर मैं अपने ऑरा का भी इस्तेमाल करूँ तो भी मैं इतना शार्प नहीं काट पाऊँगा। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम और टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक हूँ, तब भी मैं इसे काट नहीं पाऊँगा, लेकिन तब भी इसे इसने इतनी आसानी से काट लिया। यहाँ पर बोलता है कि यंग मास्टर, जिस पर हमारा आंसर बोलता है कि हाँ बोलो यंग मास्टर, आपके साथ जो ये लोमड़ी है क्या आपको ये उस जंगल से मिली है, ये आपके साथ क्या कर रही है।
जिस पर बोलता है कि अच्छा ये मुझे ऐसे ही मिली, ये अजीब सा जानवर मेरे साथ पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। ये दरअसल अंदर अंदर जंगल में सो रही थी, तो बस मेरी जगह से थोड़ा सी जाग गई और ये मेरे साथ आ गई। यहाँ तक कि उसने लगभग, मैंने जब हाथ से लाया तो उसने मेरी उंगली को भी काट ली थी। देखो मेरी चोट लगी हुई है, लेकिन तभी दिखता है कि कोई चोट भी नहीं लगी हुई है। तो बोलता है कि ये क्या है, यहाँ पर मैं जिसने काटा हुआ था निशान पड़ा हुआ था, लेकिन कोई चोट नहीं। जिस पर वो एकदम से सामने आता है, डोलपियोंग को बोलता है कि यंग मास्टर आप पीछे रहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के दांत गड़ाने की। जिस पर बोलता है डोलपियोंग रुक जाओ, नहीं मास्टर इसने आपको नुकसान पहुंचाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। डोलपियोंग मैं कह रहा हूँ चुपचाप रुक जाओ, उस पर हमला करना नहीं बंद करो, वो एक छोटा सा जानवर ही है, वो कुछ नहीं है, चलो अब हमें यहाँ पे से काटना होगा। जिस पर बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, चलिए हम इस बांस को काटते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि वैसे डोलपियोंग की बहुत ताकतवर है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलेक्सर भी भरा हुआ है, तो इसीलिए ये इसे शुद्ध करना इतना आसान तो नहीं होने वाला। हाँ शायद ये संभव नहीं है, इसलिए शुद्ध कर देते हैं। जिस पर बोलता है कि ठीक है मैं आपकी सी मदद करूँगा। वो अपने हाथ को रखता है, मन सोच रहा होता है कि मुझे अनलिमिटेड क्यूआई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। डोलपियोंग मन सोच रहा होता है कि मैं इस टेक्निक को देखने में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि कितनी ज़्यादा क्यूआई भरी हुई। पर हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि जितना ज़्यादा हो जल्दी हो सके मुझे इसे क्यूआई से रिफाइन करना होगा। यहाँ डोलपियोंग मन सोच रहा होता है कि 1 मिनट, चारों ओर की जितनी भी अशुद्धि है वो गायब हो गई है, यहाँ तक कि हवा भी इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी शुद्ध हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसके पास एक अनोखी मार्शल आर्ट टेक्निक है। मास्टर आखिर आप हैं क्या चीज़, आपको क्यूआई की इतनी गहरी समझ है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी 205 साल के व्यक्ति से मिला हुआ हूँ, जो कि अभी भी उम्र में बहुत ज़्यादा जवान है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक ही मुक्के के अंदर इतना सब कुछ कर पाना और इतने दशकों तक जिंदा रहना बहुत कमाल की बात है। यहाँ पे हमारा एमसी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और उस बांस की जितनी भी स्पेशल पावर है उसे सोख रहा होता है। वो बांस एकदम सूखता चला जा रहा होता है और राख होता चला जा रहा होता है और एक टाइम बाद तो राख होकर के एक छोटे से हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ डॉल्फिन ये सब कुछ देखे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर बस होने ही वाला है। यहाँ पे हमारे एमसी को भी थोड़ा तकलीफ हो रही थी प्योरीफाई करने में उसे, एंड फिर उसके अंदर उसे प्योरीफाई कर लेता है तो उसके अंदर एक तरल पदार्थ आ जाता है जो कि एग्जर होता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि हो गया। सब बोलता है कि डोलपियोंग ये खत्म हो चुका है, इसके अंदर जितना भी रस था वो इकट्ठा हो चुका है, इसे मैंने इकट्ठा कर दिया है और इसके अंदर का एलेक्सर अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि अरे वाह मास्टर आप तो बहुत कमाल के हैं, आपने कमाल कर दिया, इसके अंदर से आप लेकर के आए, उसके अलावा ये एलेक्सर भी लेकर के आए। जिस पर बोलता है कि ठीक है ज़्यादा इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, चलो तुम इसे पी सकते हो। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि क्या ये तो इतना कीमती एलेक्सर है, तो फिर आप इसे मुझे पीने के लिए क्यों दे रहे। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम इतने समय तक मेरे लिए काम करते रहे, तुमने अपनी जान तक जोखिम डाली और तुम बहुत विनम्र भी हो, तुमने मेरे लिए बहुत काम किया, तो इतना तो तुम्हारे लिए बनता ही है ना। डॉल्फिन बोलता है कि लेकिन मास्टर सिर्फ आप ही अकेले व्यक्ति हैं एकमात्र जो अंदर गए थे, इतने खतरे का सामना किया, ये एलेक्सर लेकर के आए, आपने मेरी मदद की बिना ये सब कुछ हासिल कर लिया मास्टर, तो फिर आप ही इसके लायक है, सिर्फ आप और कोई नहीं। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम सचमुच में ऐसा सोचते हो, सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं है, अंत तक तुम लगता है ऐसे ही रहने वाले हो, तुमने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है और तुम अब मेरे नौकर नहीं हो, हम एक रिश्ता क्रिएट कर सकते हैं, इतना कोल्ड मत होना, चलो जल्दी से पी लो। वैसे मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तुमने मेरे लिए कुछ जो किया है, मेरा इतना ख्याल रखा है, जब मैं बीमार था तब मुझे खाना खिलाया, नहलाया, तुम इस लायक कौशल में, वैसे भी मुझे बुरा लगना चाहिए कि मैं आधा तुम्हें दे रहा हूँ, वैसे तो मुझे तुम्हें इसे पूरा ही दे देना चाहिए। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि यंग मास्टर नहीं। हमारा एमसी बोलता है कि तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया ये डॉल्फियोंग, मेरी वजह से तुम्हें इस गंदी जगह पर रहना पड़ गया, तुमने खतरे का सामना किया जब मैं कमज़ोर था, तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया, मेरे एक बार कहने पर तुम हर चीज़ ले आते हो, तुमने मुझे बहुत ध्यान रखा, इसीलिए तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें तो ये पूरा मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ आधा दे रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत लालची हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सच में ऐसा कह रहा हूँ, तुम इसे पी सकते हो डॉल्फियोंग। डॉल्फियोंग की हालत तो बहुत ज़्यादा रोने जैसी हो जाती है। सो बोलता है कि यंग मास्टर बिल्कुल नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं पीऊँगा जब तक मेरा कर्तव्य पूरा ना हो जाए, मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा, आप फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं अपनी लाश पर से गुजरूंगा तब कहीं जाकर के ये सब कुछ करूंगा, आपको मेरी लाश से गुजरना होगा मास्टर, तभी मैं इसे पीऊंगा। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि डॉल्फियोंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये सब कुछ करना बंद नहीं कर सकते हो, तुम चुपचाप इसे पी लो। जिस पर बोलता है कि नहीं, जब तक मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा तब मैं इस महान उपकार को आपके लिए एक्सेप्ट करूंगा, आपने जो मुझ पर किया हुआ है मैं इसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा मास्टर। डॉल्फियोंग बकवास मत करो मास्टर, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, मैं डॉल्फियोंग अगर कभी भी एल्डर कोर्ट में वापस भी गया तो भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहूंगा हमेशा के लिए। हमारा एमसी बोलता है कि डॉल्फियोंग दिमाग खराब मत करो, चुपचाप इसे पी लो बेवकूफ। वो उठाकर उसे पिलाने लग जाता है और बोलता है कि ये लो पी चुपचाप इसे। मास्टर रुक जाइए, यहाँ पर वो उसे पिला देता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि हमें किसी के पाँव, यानी कि हमारे एमसी कुछ महसूस होने लग जाता है कि काफ़ी सारे जो जानवर हैं उस एलेक्सर की वजह से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे होते हैं। तो हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ पर कुछ
अजीब चल रहा है। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि हाँ मास्टर, इस एलेक्सर को पीने के बाद लगता है कि आसपास के बहुत सारे जानवर हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जानवर जंगल में होते हैं, वो सारे के सारे आ चुके होते हैं। डॉल्फिन बोलता है कि आखिर सब कुछ क्या हो रहा है मास्टर, इतने सारे जानवर। जिस पर बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा इस बारे में, ये सब कुछ क्या हो रहा है। डॉल्फिन बोलता है कि लगता है इस एलेक्सर पे सिर्फ इतनी ज़्यादा क्यूआई की वजह से यहाँ पर जितने भी जानवर है वो आकर्षित हो रहे हैं, और ये जानवर जंगल के अंदर पूरी के पूरे झुंड में हैं। मास्टर, हमें इनकी भीड़ ने पूरी तरफ से घेर लिया है, हमें जल्दी से निकलना होगा। जिस पर बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले इसे खत्म करते हैं। वो भी उस एलेक्सर को पी लेता है हमारा एमसी। एंड यहाँ पर बोलता है कि डॉल्फियोंग तुम फिक्र मत करो, इस जगह का तुम्हें लेआउट याद है ना। जिस पर बोलता है कि हाँ डॉल्फियोंग, सचमुच में तुम बहुत भरोसेमंद आदमी हो, मुझे बहुत खुशी है तुमसे मिलकर के। चलो अब जल्दी से यहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी हमारे एमसी की नज़र पड़ती है उस लोमड़ी पर जिसे वो लेकर के आया होता है, यानी कि वो खुद से आया। तो मन सोच रहा होता है कि ये लोमड़ी, भले ही ये लोमड़ी मेरे पीछे पीछे आया है, लेकिन ये इतना क्यूट है, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे यहाँ पर मेरे साथ आया हुआ है, लेकिन इतने खतरनाक जंगल में इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी ये सो रहा है, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। सो उसे उठाता है, डॉल्फिन को पकड़ने के लिए देता है और बोलता है कि डॉल्फिन अपनी बाहों में से उठा कर रखना और ध्यान देना कि इसे बिल्कुल भी चोट ना लगे, ठीक है। मैं इन सारे के सारे जानवरों को रोकता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। जिस पर बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। जिस पर बोलता है अपनी स्पेशल पावर रिलीज करते हुए, ठीक है कमीनों मेरे पास आओ, मैं अब इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यहाँ पर बोलता है कि डॉल्फियोंग जल्दी से जाओ और मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। डॉल्फियोंग बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि डॉल्फियोंग, मैंने तुम्हें बोला हुआ ना। वो एक मुक्का मारता है डॉल्फियोंग को, जिससे डॉल्फियोंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर के कैसे खत्म कर देता है। और मैंने सोच रहा होता है कि चलो फाइनली मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अब मैं इन सब खत्म कर सकता हूँ। पिछली ज़िंदगी में किलिंग किंग की तकनीक का इस्तेमाल करके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और अब तो मैंने डिमोनिक आर्ट का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो अब मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। अब समय आ गया है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट को छुपाऊँ नहीं, रोकूँ नहीं। अपनी ट्रेनिंग के लिए मैं जितना कुछ किया था, अब उन सबको मैं वापस शुरू करूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली डेमन के उसी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हेवनली डेमन को दिखाया जाता है जो बता रहा होता है कि आखिरकार वो सियार उस जंगल से बाहर आ गया है। वो सियार उस जंगल का मालिक है। उस पूरे जंगल में जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उस सियार की ही है, और अब वो वापस आ चुका है और उस जंगल से बाहर आ चुका है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपनी ज़मीन छोड़कर बाहर आ गया। आखिर ऐसा क्यों किया होगा उसने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो अपनी आंख बंद करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने जस्टिस पवेलियन में उसी बांस के जंगल का एक छोटा सा हिस्सा जो कि एक एल्यूज़न होता है उसे क्रिएट कर लेता है। यानी कि हेवनली डीमन एक जगह पर बैठे हुए भी सारी चीज़ें देख रहा होता है, एंड यहाँ हमारे एमसी को भी देख रहा होता है किस तरीके से हमारा एमसी लड़ रहा होता है। और मन सोच रहा होता है तो क्या मेरा थर्ड डिसाइबल है जिसकी वजह से वो बाहर आया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ज़रूर उसने मेरी मर्ज़ी के बगैर अंदर गया, जिसकी वजह से वहाँ का वो राजा, वो शियार गुस्सा होकर के या फिर उसके पसंद आकर के ही उसके साथ चला आया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने जब उससे बात की थी तब मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन जंगल के अंदर ये गया और उसकी स्पिरिचुअल पावर को शायद ये पहचान गया है, या फिर मुझे कोई और कारण लगता है कि वही ब्लॉकेज से बचने के बाद भी वो काफ़ी बदल गया है और काफ़ी हद तक अब मजबूत भी हो चुका है। और यहाँ तक कि उसने अब उस लोमड़ी को भी बाहर निकाल लिया है। वाकई में ये बहुत अजीब बात है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ऐसा लगता है कि वह पूरी तरीके से बदल चुका है और अब वो लोमड़ी भी शायद उसके साथ है। लेकिन आखिर वो सियार उसके लिए बाहर क्यों आया? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर वो जंगल के अंदर चला गया और सिर्फ उसे ताकतवर समझ करके उसके लिए चला आया? मैंने जब उसे जस्टिस पवेलियन में बुलाया था तब भी उसने मौत का एक नज़ारा देखा था, उसके बाद भी वो डरा नहीं। वो पहले के मुकाबले बहुत बदल चुका है। यहाँ पे हमारा एमसी पूरी तरीके से उन जानवरों को बड़ी बेरहमी से गाजर मूली की तरह काट रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल डालूंगा, तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा बास्टर्ड कमीने कहीं के। यहाँ पर हेवनली डीमन उसे बोल रहा होता है नरेशन वॉइस में कि थर्ड एल्डर, ये मेरा जो थर्ड डिसाइबल है शायद ये कुछ अलग ही है। ये पहले मुकाबले बहुत बदल चुका है, लगता है कि जैसे ये नरक से ज़िंदा होकर वापस आया है, इसलिए इतना बदल चुका है। यहाँ पर हमारे एमसी ने इतने सारे जानवरों को काट दिया होता है। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हेवनली डीमन देख रहा होता है एंड यहाँ शराब पी रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, ना जाने क्या अजीब बात है कि तुम इतना बदल चुके हो, मगर तुमने वो कर लिया जो बड़े से बड़े एल्डर नहीं कर सकी। मैंने जब तुम्हें जस्टिस पवेलियन में बुलाया था तब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर को सह लोगे, मेरे डर को सह लोगे। उसके अलावा वो सियार, तुमने उसे भी उस जंगल से बाहर निकाल दिया होता है एंड यहाँ हेवनली डीमन बोल रहा होता है कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी ताकत पहले मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है, एल्डर जितनी हो चुकी है वो एल्डर
भी मेरी मर्ज़ी के बगैर वहाँ नहीं जाते, लेकिन तुमने अंदर जाकर के भी उसकी स्पिरिचुअल पावर को सहते हुए भी अपनी ताकत को बढ़ाया और एलेक्सर भी हासिल कर लिया। यहाँ पर हमारे एमसी के सामने बहुत बड़ा तेंदुआ खड़ा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी बड़ा है, और क्या ये इस पूरे के पूरे जंगल में क्या ये लीडर है या फिर कुछ और। जैसे वो हमारे एमसी पर हमला करता है, हमारा एमसी डॉज कर लेता है और बोलता है कि जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम्हें उस पर हमला क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो हमला। और मैंने सोच रहा होता है कि तू बहुत तेज़ है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, अदरवाइज़ मैं मारा जाऊँगा। ये जंगल सचमुच में एक श्रापित है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कमीना हवेली डीमन, उसने मुझे यहाँ इस खतरनाक जंगल में भेज दिया है। यहाँ पर वो शेर, उस पर हमला किया जाता है, वो जीता। मैंने सोच रहा होता है कि खैर मुझे किसी भी कीमत पर अब इसे ख़त्म करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे ग्रास हॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा एमसी उससे सीधा मुकाबला करता है और डायरेक्ट उस पर अटैक करता है, एंड यहाँ पे उस शेर के भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि अगर मैं डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करूँ और इसे जोड़ दूँ तो मेरे ख्याल से जो ग्रास हॉपर टेक्निक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी। शायद ही घायल हो चुका होगा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से कि मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि मैंने अपनी टेक्निक को उतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा था कि इस जंगल में लगातार लोगों में से एक मैं होऊंगा जो इतना ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन मुझसे भी ताकतवर और भी जानवर हैं। लगता है ये दिल के अंदर के जानवर हैं या फिर ये उसके बाहर ही रहते हैं। जितने भी जानवर हो दिखावा करना बंद करो और सब के सब बाहर आ जाओ, मैं कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर वो तेंदुआ फिर से वापस आता है, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी हैरान होता है, बोलता है कि वाह क्या बात है, तुम वापस आ गए। यहाँ पर उस तेंदुए के सिर्फ एक दांत टूटा होता है हमारे एमसी के अटैक से, बाकी और कुछ नहीं होता है। यहाँ वो तेंदुआ हमारे एमसी पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ओह नो, उसकी स्पीड और बढ़ गई। हमारे एमसी पर जैसे अटैक करता है, हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर के गिरता है। अब दरअसल ऐसा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर ये सारे सारे जानवर उसे बचाना चाहते हैं, उस लोमड़ी को। एंड यहाँ पे हमारा एमसी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। हमारा एमसी एकदम लेटा होता है, उठने की हिम्मत नहीं होती उसके अंदर। तभी वो एकदम गुस्से में बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम बड़े आकार की बिल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा कहा, मैं तुम्हें खत्म कर डालूँ, क्या तुम मुझे मारना चाहती। वहीं पे वो तेंदुआ हमारे एमसी पर जैसे ही हमला करता है, हमारा एमसी वन सोच रहा होता है अभी हमला बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हमला था और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, इसीलिए मैं अंडर वर्ल्ड से भी लड़ करके आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। यानी कि हमारा एमसी मौत को लड़ने के बाद दोबारा रिकार्नेशन हुआ, इसीलिए तो यहाँ पर वो अपने चीर हरण करता है और बोलता है अपने कपड़े फाड़ते हुए कि मैंने कम से कम एक बार तुम्हें जानवर को स्वास्थ्य खाना चाहूँगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें मार खाने की थोड़ी ज़रूरत है। हमारा एमसी अपने हाथ में अपनी की को फॉर्म करता है। मैंने सोच रहा होता है मेरी डिमोनिक आर्ट की शक्ति मुझे अलग ही महसूस हो रही है, और मेरी जो स्पिरिचुअल पास की ताकत है वो जो मैंने ली हुई है उसकी वजह से मेरी क्यूआई पूरी तरीके से बढ़ चुकी है, और मेरी डिमोनिक एनर्जी में अब तक कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए अभी मेरी ताकत इतनी बड़ी नहीं है, और मेरे ख्याल से ये मेरी डिमोनिक एनर्जी को भी कम कर रहा है, इसलिए मेरी डिमोनिक आर्ट पहले से कमज़ोर हो चुकी है, मुझे इसी से काम चलाना होगा। यहाँ पर वो तेंदुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमारे एमसी की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उसके राजा को लेकर जा रहा होता है। मैंने सोच रहा होता है हमारा एमसी कि आखिर इन सबको हो क्या गया है, अचानक ये लोग इस तरीके से हमला क्यों कर रहे हैं, क्या उस एलेक्सर की वजह से हैं। इसके अलावा ये लोग आते ही जा रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। मेरे पास टर्मिनल जड़ी बूटी भी नहीं है, मैं उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ से छुप करके बाहर निकल जाता। सारे के सारे तेंदुए हमारे एमसी पर हमला कर देते हैं। हमारा एमसी डॉज करता है। मन सोच रहा होता है कि कुछ लोग मेरे पीछे भी हैं, डैम इट, ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल से हमला करके इन सब ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक मास्टर के शक्तिशाली का सामना करना होगा मुझे किसी भी कीमत पर। हमारे एमसी के पीठ पर खरोच लग गई होती है। मन में सोच रहा होता है अगर मैं किसी चीज़ को इस तरीके से खींचतान करूँगा तो मैं आखिरकार मर जाऊँगा, मुझे जो करना होगा जल्दी करना होगा। एक और हमारे एमसी पर हमला कर देता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है ये तो मुझे सोचने के भी समय नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो एक पंच मारता है उसे, और मन सोच रहा होता है कि ओ नो, लगता है मेरे पीछे। तभी वो एक और को मारता, बोलता है कि तुमने मुझे 2 बार मारा, नहीं मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा, ये लो बास्टर्ड। वो दूर जाकर गिरता है और हमारे एमसी की एक एक पंच से उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही होती है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि यार मैं अब तक उन सबको सिर्फ मुक्का ही मार पाया हूँ और वो सिर्फ बेहोश भी नहीं हो रहे हैं, क्या बकवास हैं। अगर मेरे पास तलवार होती है, कुछ और होता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेता। अगर मैं उनसे एक एक करके लड़ूँ तो शायद ये बेहतर रहेगा, है ना, लेकिन एक एक करके लड़ने के लिए मौका भी नहीं होता। सारे के सारे हमारे एमसी ने को घेर लिए होते हैं। हमारा एमसी सोच रहा था कि ओह नो, ये तो बहुत जा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मेरे पास दूसरा लगता है कोई रास्ता नहीं है, मैं इन सबसे घिर चुका हूँ, मुझे अपनी आखिरी उस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, अल्टीमेट टेक्निक का। मुझे व्यक्तिगत रूप से इनसे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें हराने के लिए अब मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। मेरी डिमोनिक आर्ट पहले ही कमज़ोर पड़ चुकी है, इसलिए अगर मैं उनका इस्तेमाल करूँगा तो शायद मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे मजबूत बनने के लिए ऐसा करना ही होगा। हमारा एमसी अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करता है और बोलता है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा बेवकूफ़ बिल्लियों, और ज़ोर से एक पंच ज़मीन पर मारता है और बोलता है कि एक्सप्लॉजन टेक्निक। अब एक्सप्लॉजन की टेक्निक की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से एक्सप्लॉजन होता है। सारे के सारे जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो सब हैरान हो रहे होते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जो डॉल्पियोंग है वो उसे लेकर के आ चुका होता है उस लोमड़ी को, और यहाँ रेस्टोरेंट बता रही होती है कि जो यहाँ पर एक किंग है इसने हमारे एमसी को किसी तरीके से अपना बना लिया है।
और वो कहीं ना कहीं हमारे एमसी को अपना मालिक मानने लग गया है। और यहाँ पर ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे एमसी ने हैवेली डेमन की मर्जी के बगैर वही वही बात बताई जा रही थी कि हैवेली डेमन की मर्जी के बगैर अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम जो हमारा एमसी है वो अंदर चला गया जंगल के। और उसके अलावा उसने एलेक्जर भी ले लिया और उस किंग की जो स्पेशल पावर है उसे भी सहते हुए अंदर चला गया। तो यही सारी चीज़ें हो रही होती है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है, ऐसा इसी सिर्फ इसलिए हुआ होता है क्योंकि जो हमारे एमसी को लगा कि बाहर इतने ज़्यादा शक्तिशाली जानवर है जो इतनी सी स्पिरिचुअल पावर से भी इतने ताकतवर हो चुके हैं, एल्डर से ज़्यादा ताकतवर। तो सोचो कि जो दिल के अंदर जो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, अगर उसे कोई ले ले तो वो किंग होगा जितना ताकतवर होगा अंदर, जो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली जानवर होंगे इसीलिए। मगर अंदर कोई जानवर तो था ही नहीं, इसलिए हमारे एमसी को उसे लाने में, उसे एलेक्जर को लाने में ज़्यादा दिक्कत हुई ही नहीं। और अंदर किंग बैठा हुआ था और किंग के पास कोई भी जानवर बैठना नहीं चाहता था, इसलिए सिर्फ बाहरी जानवर थे, अंदर कोई जानवर तो था ही नहीं। और किंग ने हमारे एमसी पर हमला करने के पर उसे पसंद कर लिया, इसलिए वो यहाँ पर उसके साथ चला आया और हमारा एमसी आराम से जो है एलेक्जर ले आया। यहाँ पर डेवलपिंग बोल रहा होता है कि एक भी हिलना मत, ठीक है, तुम यहीं पे बैठे रहना। वो उसे नीचे बैठा देता है और बोलता है कि यंग मास्टर शायद यहीं पे आ रहे होंगे, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर मन सोच रहा होता है आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन। यहाँ पे वो लोम्बी आराम से बैठी हुई होती है। वहीं पर नरेशन बस बता रही होती है कि किंग के रहने पर सारे के सारे जानवर शांत थे, लेकिन किंग को जाने से रोकने के लिए अब सारे के सारे जानवर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो चुके हैं। किंग के ना रहने पर जंगल की जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है और ये सारी चीज़ें किंग भी देख रहा होता है। एंड यहाँ पर जंगल में हमारे एमसी को दिखाया जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है क्योंकि उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक पावर का इस्तेमाल कर लिया होता है, इसलिए वो थक गया होता है। मैंने सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि सारे के सारे जानवर उठकर वापस से हमला करें। मैं शायद उस दिशा से आया हुआ था। अरे नहीं, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ? नहीं, इतना शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से अब मेरे पैर ऐसा लग रहा है जैसे कि हज़ारों टन के हैं। मैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना ना जाने कितने सारे जानवर आकर के मुझे मार डालेंगे। आज तो मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वो पेड़ पर हाथ रखता है तो दिखता है कि पेड़ की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर वो तो एकदम राख हो चुकी है। सो बोलता है कि ये क्या है, इस बांस के अंदर तो जैसे जान ही ना हो, इसकी नमी ये सब चली गई है। वो पूरा का पूरा जंगल एकदम सूख चुका होता है, जिसे देखने के बाद एकदम सरप्राइज रहता है। मन सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है जंगल में। इसमें यहाँ आने के वक्त तो ये जंगल एकदम हरा भरा था, अचानक सूख कैसे गया है? क्या ये सब जानवरों की लाशों की वजह से हुआ था? वो जानवरों की लाशें, ये सूखा हुआ हिस्सा, ये सब कुछ क्या है? इस रास्ते से ही मैं आया हुआ था ना शायद तक। तभी वहाँ पर वो देखता है कि पीछे सांप भी आ रहा होता है। ये वही सांप होता है जिसे हमारे एमसी ने बोला होता है कि थोड़ी देर बाद ये मर जाएगा। वहीं पर हमारा एमसी देखता है जैसे वो सांप हमारे एमसी पर सीधा हमला कर देता है। हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता है और बोल रहा था कि ओ नो, मैंने इसे पहले देखा हुआ था, ये वही सांप है। लेकिन वो हमारे एमसी को इतनी बुरी तरीके से जकड़ लेता है सांप कि हमारे एमसी के हाथ दर्द होने लग जाता है। मन सोच रहा होता है कि ओह नो, ऐसा लगता है जैसे कि मेरा हाथ टूट जाएगा, ये कितना ताकतवर है। जंगल के अंदर तो कोई जानवर नहीं था, लेकिन जंगल के बाहर इतने ताकतवर जानवर हैं, जबकि जंगल के अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है कि कोई भी जानवर कितना ताकतवर हो सकता है। लेकिन फिर भी ये लोग अंदर नहीं जा रहे थे, बल्कि सिर्फ बाहर ही हैं। मेरी गलती है। एक मिनट, मेरी तलवार में जंग लग रहा है, ये क्या है? ये अच्छी तरीके से ये कमीना मेरी तलवार को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। वो तलवार को डसने के बाद से ही जंग लगाकर पूरी तरीके से तोड़ देता है वो सांप, जिसे देखने के बाद हमारे एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। उन्होंने सोच रहा होता है कि ये आखिर किस तरह का सांप है, ये कैसा जंगल है, कैसे जानवर है और किस तरीके का श्रापित जंगल है। ये सब कुछ हो क्या रहा है? इसके कारण लगता है सारे सारे बांस सिर्फ इसी कारण सूखे हुए हैं, सिर्फ इसके जहर के कारण। इसने सारे के सारे बांस को काट करके इसका जितना भी स्पिरिचुअल पावर वो सब सोख लिया है। ये तो मैंगजिया से भी ज़्यादा ताकतवर है और जितने भी जानवर हैं उन सब से। यह हमारे यहाँ ज़मीन पे नीचे गिर जाता है और मैंने सोच रहा होता है कि ओ नो बास्टर्ड, ये क्या हो रहा है? मुझसे दूर हो जाओ कीड़े कहीं के। और मैंने सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इससे दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ वो साहब हमारे एमसी पर जैसे ही हमला करने वाला है तभी वहाँ पर कोई उसके ऊपर एक स्वॉर्ड आर पार कर देता है। सो कोई और नहीं होता बल्कि डॉल्पियोंग होता है, जो कि बोल रहा होता है कि यंग मास्टर क्या आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है? यहाँ पर बोल रहा था डॉल्पियोंग, अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर उसे दूर फेंकता है और वो सांप वहीं पे मर जाता है। डॉल्पियन बोलता है कि मुझे खुशी है कि आपको कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, क्या आप ठीक है? चलिए उठ जल्दी से, हमें ऐसे चलना होगा। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि तुम ठीक लग रहे हो, चलो अच्छी बात है। मुझे लगभग लगा कि मैं तो मरने वाला हूँ, तुमने मुझे डरा ही दिया था कमीने, तुम यहाँ से जाने के लिए बोला हुआ था ना, तो तुम वापस क्यों आ? जिस पर वो बोलता है कि गार्ड हमेशा अपने मालिक की रक्षा करता है, मैं भला आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? चलिए जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि वो सारे सारे जानवर आ जाएं। लेकिन तभी उन्हें कुछ महसूस होता है जंगल में। तो यहाँ पर कोई और नहीं होता बल्कि वो सारे सारे जानवर आ रहे होते हैं। तो डॉल्फिन बोलता है कि आवाज़ कैसी मास्टर? जिस पर बोलता है कि लगता है कि वो मेरी उम्मीद से पहले आ गए हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तभी वो देखता है कि कितने सारे जो बीस्ट जानवर होते हैं तेंदुए, वो सारे के सारे आ चुके होते हैं। यहाँ पे हमारा एनसी बोल रहा होता है कि अभी इनकी संख्या तो पहले मुकाबले भी ज़्यादा है। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है जंगल में? सडनली ये लोग हम पर इस तरीके से हमला क्यों कर रहे हैं? यहाँ जंगल में बांस भी सूख गया है, ये सब कुछ हो क्या रहा है? यहाँ पर बोलता है कि मास्टर यहाँ पर पीछा करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं आपका। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि डॉल्फिन
तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये बताओ कि बाहर की दूरी कितनी है? जिस पर बोलता है कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर होगी मास्टर। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि 2 किलोमीटर, मैं 2 किलोमीटर भाग नहीं सकता हूँ, कोशिश करना बेकार है, ये बहुत दूर है मेरे लिए, लगभग नामुमकिन है। मेरे पैर भी टूट गए हैं, यहाँ तक कि मेरे पैर में दर्द है, मैंने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर लिया है, और तो और मेरी स्वॉर्ड भी टूट गई है। ओह नो, हम निश्चित पकड़े जाएंगे और मारे जाने वाले हैं। इनकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ? डोल्पिंग बोलता है कि मास्टर मैं आपके पीछे रहूँगा, मैं आपके लिए समय टाइम बाय करता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। जिस पर बोलता है डोल्पियोंग अपनी स्पेशल पावर को रिलीज़ करते हैं दोनों दोनों। और यहाँ पे हमारा एनसी बोलता है बकवास बहुत हो गई है, अब हम दोनों की जगह छोड़ करके भागने के लिए जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से भागना होगा। जिस पर डोल्पियोंग बोलता है कि ठीक है मास्टर। हमारा एमसी बोलता है कि डोल्पियोंग कान खोल कर सुनो, जितना जल्दी हो सके हमें ऐसा निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। मैं लगभग पहले अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल कर चुका हूँ, ये और अधिक शक्तिशाली होंगे। हम इन सबसे यहाँ से जितना जल्दी से बच के निकलना होगा। यहाँ पे वो तेंदुआ हमारे एमसी पर हमला कर देता है। हमारा एमसी भी उसकी तरफ बढ़ जाता है, बोलता है कि या तो आज मैं मरूंगा या फिर तुम मर जाओगे। यहाँ पर दोनों दोनों आर पार की लड़ाई होती है। हमारा एमसी एक पंच मारता है उस तेंदुए को, जिससे वो तेंदुआ काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हमारे एमसी को मन में सोच रहा होता है कि मुझे के अंतिम शब्द याद आ रहे हैं मेरे दोस्त के। मैंने पिछली ज़िंदगी में भी सिर्फ एक सामान की तरह अपनी ज़िंदगी जी, और तो और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ख्वाब देखता रहा और मर गया। उसके बाद से मैंने उस जन्म में कोशिश की और इस जन्म में मैंने फिर से कोशिश की, एक नया जन्म मिला। मैं यहाँ पर इस जंगल में आया, मैंने सोचा कि शायद मुझे आज़ादी मिल जाएगी, अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहा था, चुन हाजिन की ज़िंदगी। लेकिन फिर उसके बाद से रिकार्नेशन हुआ और उसके बाद मैं इस जन्म में फिर से वापस आया करके यहाँ पर इस जंगल में फिर फंस गया। क्या फिर से मुझे इस तरीके से मरना होगा? नहीं। वो सारे के सारे जानवरों को मार काट रहा था। मन सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से बेकार कर दी, मेरी पिछली ज़िंदगी खत्म हो गई, उसके बाद अभी ज़िंदगी मिली है, ये लगता है ये भी इस तरीके से खत्म हो जाएगी। मैं इतना बुरी तरीके से नहीं मरना चाहता हूँ। वो एक पंच मारता है उस तेंदुए को, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। मन सोच रहा होता है कि इतनी ताकत, मैंने इतनी ताकत हासिल की है, तुम मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। मैं तुम सबको ख़त्म कर डालूंगा। मैं दोबारा नहीं मरना चाहता हूँ, मैं आज़ादी से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। पिछली ज़िंदगी में मैं आज़ादी ज़िंदगी नहीं जी पाया हूँ, लेकिन इस ज़िंदगी में मैं ज़रूर जीऊँगा। तभी पीछे से एक जानवर हमारे एमसी पर हमला कर देता है, जिससे हमारा एमसी घायल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर के गिरता है। एंड यहाँ पर मन सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उठ रहा होता है, उठने की कोशिश कर रहा होता है, बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर पीछे से हमला करने की, ये कमीने में तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। वो अपनी पूरी स्पेशल पावर को रिलीज़ करता है, बोलता है कि तुम्हें होश में आने के बाद लगता है कुछ पिटाई की ज़रूरत है। और मैंने सोच रहा था कि मैं नहीं मरूंगा, मैंने पिछली ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे एक दूसरा जन्म मिला है, इतनी ताकत हासिल की, ये जंगल में आया, लगता है मैंने गलती की है, मैं नहीं मारूंगा। तभी वो तेंदुआ हमारे एमसी पर हमला कर देता है। हमारा एमसी पूरी स्पेशल पावर से एक अटैक करता है, जिससे उसकी आर पार छेद हो जाता है, उसकी इतना ताकत से अटैक करता है। यहाँ पर वो तेंदुआ भी एकदम सरप्राइज रहता है। हमारा एमसी हम सोच रहा होता है कि इस जगह पर तो मैं बिल्कुल नहीं मरने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। वहीं पर हमारा डॉल्फिन को दिखाया, जो कि बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या आप ठीक है? यहाँ पे हमारे एमसी ने एक ही अटैक में कई सारे जानवरों को ख़त्म कर दिया होता है एंड बोल रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगभग लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, क्या तुम मुझे पीठ पर उठा सकते हो? जिस पर बोलता है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल होगा मास्टर। जिस पर बोलता है कि अच्छा ऐसा है। तभी वो देखता है कि जो तेंदुए होते हैं उनकी खाल तक उधड़ गई होती हैं। तभी वहाँ पर एक और जानवर आता है और वो उन तेंदुओं में और ताकतवर होता है, जो कि बोल रहा होता है कि अब क्या करना होगा मास्टर, हम यहाँ से निकलना होगा। जिस पर बोलता है कि तुम यहाँ जाना चाहिए, मैं संभाल लूँगा, तुम फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। उस तेंदुए की 3 आँख होती है। यहाँ पे हमारा ऐसे धत्ते ही कि मैं इस तरीके से मारूंगा, मुझे 2 बार ज़िंदगी मिली और दोनों बार ही बेकार हो गई, मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में दोनों बार मार दिया, उफ। यहाँ पर वो लोमड़ी भी अंदर जा रही होती है, क्योंकि अब हमारे एमसी को बचाने की उसे ज़रूरत हो रही होती है और सब कुछ देख रही होती है। हमारा एमसी में सोच रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ज़िंदगी मिली तब मैंने कुत्तों की तरह काम किया और अंत में मर गया। दूसरी ज़िंदगी मिली तब मैंने सोचा कि शायद आज़ादी की ज़िंदगी जी पाऊंगा और मुझे जंगल में आने को मिल गया। हालांकि इस जंगल में आने के बाद भी मेरी ज़िंदगी अच्छी रही, लेकिन अब मैंने अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में खुद की जान ले ली है। उसे वो सारी की सारी बातें याद आ रही होती है, अपना फ्लैशबैक, और हमने सोच रहा होता है कि नहीं, एक भयानक जीवन, मैं मौत का कामयाब रहा, क्या क्या से इसमें इस तरीके से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर सारे के सारे तेंदुए ने मुझे घेर लिया है, मेरे साथ साथ डॉल्फियोंग भी है, वो भी मारा जाएगा। मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ? डॉल्फियोंग बोल रहा होता है कि मास्टर मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके लिए टाइम बाय कर सकता हूँ, आपको उस दिशा में जाना चाहिए जिस दिशा में से मैं आया हूँ, जाइए जल्दी से। वहीं पर तेंदुआ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तब एकदम सरप्राइज रहता है और सारे के सारे जानवर डरने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किंग आ चुका होता है। एंड सारे सारे जानवर पीछे हट रहे होते हैं कि यहाँ पर किंग आ चुका है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? वो लोमड़ी को बोल रहा होता है। वहाँ वो लोमड़ी अपनी स्पेशल पावर को रिलीज़ करती है एंड आसमान से बिजली गिरती है और इतना तेज़ वहाँ पर ब्लास्ट होता है कि फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती है। वहीं पर हमारी लोमड़ी जो है हमारे एमसी यानी अपने मालिक को चाट रही होती है। यानी यहाँ पर दोनों दोनों हमारे एमसी और डॉल्फिन दोनों बेहोश होते हैं। हमारे एमसी अपनी आँख खोलता है और उसी लोमड़ी को देखता है एंड यहाँ पर वो बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उठते हुए, क्या मैं मर गया हूँ? बिल्कुल भी नहीं,
तुम जीवित हो, मुझे हर जगह दर्द हो रहा है, इसका मतलब मैं भी जिंदा हूँ। चलो अच्छी बात है। डॉल्पियोंग, क्या तुम ठीक हो? तभी वो देखता है कि वो लोमड़ी भी उसके पास है। सो बोलता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हट जाओ, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? रुक जाओ, देखो तुम मुझे खा नहीं सकते हो। यहाँ पे वो लोमड़ी को देख रहा था, लेकिन हमारी लोमड़ी तो कुछ नहीं कर रही थी। वो बोल रहा था कि मेरे ऊपर से हटो। डॉल्पियोंग, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे बेवकूफ गार्ड, उठो, मैं कह रहा हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली डिवाइन कल्ट के कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग झुके हुए होते हैं क्योंकि हेवनली डिमन आ रहा होता है। सारे के सारे लोग हेवनली डिमन को ग्रीट करते हैं एंड यहाँ सबके सब झुके हुए होते हैं और हेवनली डिमन सबको देख रहा होता है। तभी हेवनली डिमन पूछता है कि जो मारा फेस्टिवल होने वाला है उसका खर्चा कितना है, जिस पर फर्स्ट गार्ड बोलता है कि लगभग 57,000 यांग। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 12,000 यांग ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? इस टाइम पर जो स्ट्राइक ड्यूटी है वो भी इस टाइम पर नहीं है, तो फिर लोगों की संख्या तो बहुत कम है ना, तो फिर आखिर इस पर ज़्यादा क्यों है? अभी सारी सारी हेवनली डिमन को बोलना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर ये जो फर्स्ट गार्ड है वो बोलता है और हेवनली डिमन डायरेक्ट शराब पी रहा होता है। यहाँ पर गार्ड बोल रहा होता है कि मुझे इस बात पर जानना है कि आखिर इतना खर्च कैसे बढ़ गया, जबकि लोग इतने ज़्यादा कम हैं उसके बाद भी आखिर क्यों? फाइनेंस मिनिस्टर, इसके बारे में मुझे जवाब चाहिए। जिस पर लड़की सामने आते बोलती है कि मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में। दरअसल ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसके साथ एक नया प्लान जोड़ दिया है। मैं इस बात को कंफर्म करती हूँ कि डीमन सेक्ट के जो 7 परिवार हैं उनमें जो 7 प्रमुख परिवार हैं वो हमेशा डीमन सेक्ट के शॉर्ट फैमिली में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमेशा डीमन सेक्ट की सैकड़ों वर्षों से रक्षा की हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन्हें उचित पुरस्कार देना चाहिए और उनकी गरिमा और उदारता को देखते हुए हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस फाइनेंस मिनिस्टर का नाम होता है तो योनसिम, तो हम इसे फाइनेंस मिनिस्टर ही बोलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट गार्ड बोल रहा होता है कि इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि उनकी गरिमा को प्रमाणित करने के लिए हमने कभी भी खर्चा नहीं किया है। और रही बात उनकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन के लिए, तब तक ये सब कुछ कायम रहा है और हम आगे भी हज़ारों वर्षों तक ये कायम रहेगा। यदि परिवार के मुखिया इस संस्कार में भाग लेते हैं तो उन्हें हेवनली डिमन पे से सम्मानित किया जाएगा, जो कि हेवनली डिमन ने खुद बनाई हुई है। ये एक ऐसी शराब है जो अब तक किसी को नहीं मिलती है, सिर्फ सम्मानित लोगों को ही दिया जाता है। इसीलिए सेक्ट की गरिमा बनाने के लिए और उसकी उदारता के लिए हम धन से नहीं बल्कि हेवनली डिमन की बनाई गई शराब को देकर के उन्हें सम्मानित करेंगे। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस खर्च को कम कर दें। जिस पर वो बोलती है कि ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैं इस बात को समझ नहीं पाई, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कल दोपहर तक इसके आवेदन को तैयार कर दूंगी और इस लॉ को जल्दी से पास कर दूंगी। तो वहाँ से चली जाती है। तभी फर्स्ट गार्ड बोलता है कि मास्टर, जितनी भी रिपोर्ट थी वो सारी सारी तैयार हो चुकी है और बस रिपोर्ट के मामले में इतना ही है। जिस पर एवेंडिन बोलता है कि चलो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि अभी और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा ये बताओ कि मेरे डिसेबल का क्या हुआ, और फर्स्ट डिसेबल क्या अभी भी वो ट्रेनिंग कैंप पर ही है? जिस पर वो बोलता है कि हाँ, और थर्ड यंग मास्टर भी अब तक आए नहीं हैं हॉल में, वो भी अभी कुछ टाइम बाद लेट आएंगे शायद तक। जिस पर एवेल्डिमन बोलता है अच्छा ऐसा है, तो सेकंड डिसेबल का क्या हुआ? तभी वहाँ पर सेकंड डिसेबल आता है और बोलता है कि यस यंग मास्टर, मुझे बोलिए हेवेल्डिमन। तो हेवेल्डिमन बोलता है कि क्या तुम अभी ट्रेनिंग करने के लिए प्लान बना रहे हो? जिस पर बोलता है कि हाँ, मैं और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और मजबूत होना चाहता हूँ ताकि मैं राजगद्दी के लिए होने वाली लड़ाई के लिए शामिल हो सकूँ और आर्ट के मैदान में अपना हिस्सा बना सकूँ। जिस पर एवेल्डिमन बोलता है कि बहुत खूब। जिस पर बोलता है सेकंड डिसेबल कि मेरा मानना है कि बंद कमरे में ट्रेनिंग लेना तब तक बेकार है जब तक के लिए बदलाव के लिए एक दौर से ना गुजरा जाए, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सारे के साथ जितने एल्डर्स होते हैं सब मन सोच रहे होते हैं कि क्या बात है, एवेल्डिमन के सामने अपनी स्किल के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के बोलना कितना ज़्यादा हिम्मत वाला है। जानता है कि हेवेल्डिमन का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि चाहे तो वो एक ही पल में ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी। तभी हेवेल्डिमन बोलता है कि जो लोग जानते हैं कि वो कहाँ पर खड़े हैं उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम अपने एटीट्यूड में कुछ ज़्यादा ही डूबे हुए हो, फिर भी तुम चाहे जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद सभी एल्डर्स सरप्राइज रहते हैं, उन्हें सोच रहे होते हैं कि क्या एक ऐसा मास्टर जो कि आर्ट के लिए इतना ज़्यादा कठोर है कि किसी की भी जान ले सकता है, उसने ऐसी तारीफ़ की। सचमुच में हेवेल्डिमन के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। समझ में नहीं आता क्या हुआ। सेकंड डिसेबल सच में एक अच्छा दावेदार हो सकता है और शायद हो सकता है कि ये नेक्स्ट हेवेल्डिमन भी बन जाए। तभी उसे थैंक्स बोलता है। तभी बोलता है कि फोर्थ डिसेबल, तो फोर्थ डिसेबल कोई और नहीं होता है बल्कि हान होता है। सो बोलता है तुम कुछ दिनों से अलग हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। जिस पर वो थैंक्स बोलता है। तभी वो बोलता है कि लेकिन हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें मालूम है ना कि कुछ ही समय बाद ये फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, कंपटीशन आने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन तुमने फिर भी अपनी ट्रेनिंग काफ़ी देर से स्टार्ट की है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम राज्य की इस लड़ाई में हिस्सा ले सकते हो? तुम दूसरे पर विजय पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को ट्रेन करने की ज़रूरत होगी। झुकने की बजाय प्रैक्टिस करना सीखो और ज़्यादा ट्रेनिंग लो।
तभी तुम्हारी इसमें निपुणता हासिल होगी, लेकिन फिर भी तुम इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते हो। और डेमन सेक्ट में तुमने अपना नाम काफ़ी ज़्यादा नीचे कर लिया है, जिस पर बोलता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। तभी वो बोलता है कि ठीक है, अपने आप को खुद को समर्पित करो। अब इस बात को सुनने के बाद सेकंड डिसेबल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मन सोच रहा होता है कि मुझे घबराना नहीं चाहिए, मास्टर ने हमेशा मुझे समर्पित रहने के लिए कहा है, लेकिन मैं जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि मैं अपने सपोर्टर की ताकत बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर जो करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे वही करना चाहिए और कुछ भी नहीं। तभी हेवलडी मन बोलता है कि चलो अब फिफ्थ डिसेबल, जिस पर एक लड़की सामने आती है और बोलती है कि यस मास्टर। तो वो बोलती है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से की हुई है, जिस पर वो बोलता है कि बहुत खूब, तुम्हें देखकर कैसा लग रहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है और तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ भी सकती हो, लेकिन याद रहे कि तुम्हारी भी एक लिमिट है। तुम यहाँ पर बैठे हुए जितने भी जस्टिस और एल्डर्स हैं उन सब के मामले में काफ़ी ताकतवर दिख रही हो। चलो अब तुम एक काम कर सकती हो, चाहो तो तुम जस्टिस कोर्ट के एल्डर के पास जा सकती हो, और हाँ तुम चाहो तो टॉप 10 मार्शल आर्ट में से एक भी चुन भी सकती हो, जो कि डिमोनिक आर्ट है। जिस पर वो थैंक्स बोलती है और बोलती है कि मैं आपको ज़्यादा तक कभी नहीं भूलूंगी। मगर फोर्थ डिसेबल के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मन सोच रहा होता है कि आखिर क्यों इन्होंने इसकी इतनी तारीफ़ क्यों की और तारीफ़ करने की इतनी ज़रूरत ही क्या है, वो तो बस एक नॉर्मल से काम कर रही है ना। जिस पर बोलता है कि सिक्स डिसेबल क्या यहाँ पर पेट्रिया के उत्सव में भाग लेना चाहता है, ऐसा लगता है कि तुमने अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दिया है। सो वहाँ पर कोई नहीं आता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और बोलती है कि यस मास्टर। सो कोई और नहीं होती बल्कि सेवन्थ डिसेबल होती है, छोटी सी बच्ची। सो यहाँ पर हाई वेलेडीमन बोल रहा होता है कि 5 बिगड़े हुए बच्चों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कि मेरे डिसेबल हैं। सेक्ट में ऐसे बच्चों की कोई जगह नहीं है जो बहुत कमज़ोर हैं। अगर तुम थोड़ा और शक्तिशाली होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हें खुद को सुधारने की ज़रूरत है। तुम्हें क्या कड़ी मेहनत से तुम डरती हो? जिस पर बोलती है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, और काफ़ी हद तक ट्रम्बल कर रही होती है। हाई वेलेडीमन बोलता है कि लगता है कि तुम्हें मौत से डर लगता है, क्या तुम मौत से डरती हो? जिस पर वो रोते हुए बोलती है कि नहीं मास्टर। हेवलडीमन बोलता है तो फिर तुम हर बार इतना कमज़ोर क्यों रहती हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें सारी चीज़ें सीखनी होगी। मैंने तुमसे किसी से भी आराम करना नहीं सिखाया, किसी को भी। तो फिर क्यों इतने कमज़ोर हो तुम सब लोग? सचमुच में क्या तुम शक्ति पाना भी चाहते हो या फिर नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हिसाब से आने वाले सक्सेसर बन सकते हो, या फिर तुम सभी लोग सक्सेसर के हिस्से में भाग लेना चाहते हो? तो अपनी सीमा में बंधे मत रहो। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम लोगों को और ताकतवर होने की ज़रूरत है। वो शराब पीता और बोलता है कि थर्ड डिसेबल वो अब तक क्यों नहीं आया? कितना देर हो चुकी है उसे आने के लिए? तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और बोलता है सभी लोग कि थर्ड डिसेबल यहाँ पर आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमारा एमसी एक अच्छी खासी ड्रेस पहन करके एंटर करता है और एक और अच्छे ऑरा के साथ, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज रहते हैं कि थर्ड डिसेबल, मैंने तो सुना हुआ था कि वो क्यूआई ब्लॉकेज से अभी अभी उठे हुए हैं और उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक भी खो दी है, तो फिर ये ठीक कैसे हैं? यहाँ पर फोर्थ डिसेबल यानी कि हान मन सोच रहा होता है कि आखिर ये सोरियोंग यहाँ क्या कर रहा है? आखिर ये यहाँ से कैसे पहुँच गया? क्या वो उस जंगल से ही बाहर निकल आया? इतने खतरनाक जंगल से जिंदा वापस आना। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि मैं थर्ड डिसेबल हेवलडीमन को ग्रीट करता हूँ। हेवलडीमन भी देख रहा होता है कि कितने एटीट्यूड के साथ ग्रीट कर रहा है। हमारा एमसी एकदम मुस्कुराते ही मन सोच रहा होता है कि काफ़ी समय हो गया है जब मैंने हेवलडीमन को देखा हुआ है। हेवलडीमन उसे ही देखे जा रहा होता है और मन सोच रहा होता है कि मुझे इतना इंटेंस ऑरा कैसे महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कितनी ताकतवर डिमोनिक एनर्जी है। क्या ये इसकी है? इतनी कम वक्त के दौरान कीवाई ब्लॉकेज से उठने के बाद भी इतने कम वक्त में इसने कितनी ट्रेनिंग की होगी कि ये इतना ताकतवर दिख रहा है? इसके आसपास का ऑरा ऐसा महसूस हो रहा है मानो जैसे मैं खुद को ही देख रहा हूँ। ऐसे खतरनाक जंगल में न केवल ये जिंदा बचकर वापस आ गया, लगता है इसने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग भी की हुई है। इसका शरीर उबल रहा है। यहाँ पर हेवलडीमन बोलता है कि ग्रेट, बहुत खूब, तुमने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है। अब इस बात को सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज रहते हैं। मन सोच रहे होते हैं जितने भी एल्डर्स हैं कि क्या हेवलडीमन ने इतनी बड़ी इसकी तारीफ़ की? आखिर ऐसा क्यों? हेवलडीमन बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि इतने खतरनाक जंगल में जाने के बाद भी तुमने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है। क्या वहाँ की ताज़ी हवा तुम्हारे लिए अच्छी थी? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, सरप्राइजिंगली सही, लेकिन बहुत ही कमाल की ताज़ी हवा थी, मुझे मज़ा आ गया। अमन सोच रहा होता है कि वो बहुत ही घटिया जगह थी, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ते लड़ते एक अजीब अनुभव को एक्सपीरियंस करने के बाद जिंदा वापस आ गया। हेवलडीमन हमारे एमसी को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब आप मेरे साथ आओ। अब इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी और सरप्राइज रहता है। मन सोच रहा होता है कि मुझे साथ में आने के लिए बोल रहे हैं। क्या 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 हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? क्या मेरा जवाब कुछ ज़्यादा बदतमीज जैसा था? ओ नो, मैंने इतनी मुश्किल से उस जंगल से वापस आया हूँ, कहीं ये मुझे कहीं और जाने के लिए आदेश ना दे दी। यहाँ पर हेवलडीमन बोलता है कि बाकी सारे लोगों का ध्यान रखना। जिस पर फर्स्ट गार्ड बोलता है कि हाँ ठीक है। सारे लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब हम झुक जाना चाहिए, और सब लोग झुक जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि मुझे इतनी डरावनी जगह में भेजने वाले के बाद
क्या उसे शांति नहीं मिली है? क्यों मैं बच के वापस आ गया तो क्या वो मुझे मारने के लिए किसी ऐसी जगह पे भेजेगा? क्या इंसान है ये, मेरा पीछा कब छोड़ेगा? बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने बजट की जो गणना की थी वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, मेरे ख्याल से हमें उसे बदलना होगा। हाँ, तो हम इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आप लोगों को अब इस बार वापस से काफ़ी ज़्यादा बिजी होना पड़ेगा क्योंकि हमें नया फाइनेंस बजट रेडी करना पड़ेगा। जिस पर वो बोलते हैं कि ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें ज़रूरत हो, हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक बात अजीब सी है कि क्या यहाँ पर जनरल स्ट्रेटजी भी उपस्थित हैं? मैंने सुना हुआ है कि वो यहाँ पर नहीं है, आखिर कारण क्या है, क्या आप जानती हैं? जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मुझे लगता है कि वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, शायद इसलिए नहीं आया है। और हालांकि मुझे लगता है कि इस टाइम पर मारा फेस्टिवल की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है। तो मैंने सुना है कि वो इस टाइम पर चार्ल्स फ्रैक्शन को हाल ही में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प व्यवसाय शुरू करके देखता हुआ है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो उस बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहा है और शायद इसी वजह से वो उसे देखने के लिए वहाँ गया हुआ है। जिस पर एक बंदा बोलता है कि क्या क्या सचमुच में वो इतने काबिल हैं? चाहे कुछ भी कहो, आज तक कोई भी समझदार व्यक्ति, मुझे ऐसा तो कोई नहीं मिला है जो कि चार्ल्स फ्रैक्शन जैसा कोई दावा करता हो। शायद फिर भी ये बेकार की बात है और मुझे पसंद नहीं आया है। अगर वो एक नॉर्मल से डायरेक्टर हैं तब भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिस पर दूसरा बंदा बोलता है कि खैर ये सारी बातें छोड़ो, ये हम बाद में कर लेंगे। लेकिन तुमने एक बात नोटिस की कि थर्ड यंग मास्टर जैसे ही आए उनका एक ऑरा अजीब सा था। इसके अलावा हैवेली डेमन ने पहली बार किसी की इतनी ऊंची प्रशंसा की हुई है। जिस पर बोलता है कि हाँ, आज तक एल्डर की भी हम पर इतनी कभी तारीफ नहीं हुई। हैवेली डेमन ने इतने ताकतवर एल्डर्स की भी कभी इतनी तारीफ नहीं की और ना ही कभी किसी ऑफिसर की। तब भी मुझे लगता है कि जो हमने अफवाह सुनी हुई थी उनके बारे में कि क्यूआई ब्लॉक के सभी अभी उठे हुए हैं, वो सब झूठ हैं। यहाँ पर फोर्थ डिसाइबल ये सारी बातें सुन रहा होता है, मन सोच रहा होता है आखिर वो सॉरियोंग वो है क्या चीज़? इतना कुछ करने के बाद भी साला वो मरा नहीं। अब मैं उस पर मैं करूँ तो करूँ क्या, उसे मारना चाहता हूँ लेकिन तब भी वो सक्सेसर के दौर में आगे बढ़ रहा है। वो सारे लोगों का ध्यान भी आकर्षित कर लिया, वो भी आते ही वो कमीना दिखावा कर रहा है और कुछ भी नहीं। एक बार मुझे मौका मिल जाए तब मैं उसे मार डालूंगा। मेरी गलती है कि मैंने उसे किया ब्लॉकेज के टाइम पर मार क्यों नहीं डाला। उफ। सीनशिप पता में दिखाता है हैवेल डेमन को जो कि दूसरे पवेलियन में होता है। अब पता नहीं कौन सा पवेलियन है जिसे हमारा एमसी देख रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि फिर से एक और अजीब सी जगह, यहाँ पर फिर से इतनी सुंदरता है, समझ में नहीं आता ये क्या है। ये जितनी भी सुंदर जगहें होती हैं जब जब मुझे बुलाता है ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिलती है। यहाँ पर ये क्यों इतना अजीब सा है? तभी हमारा हैवेल डेमन बोलता है कि बैठ जाओ। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज होता है, बोलता है कि ओ नो ठीक है, और वो बैठ जाता है। और मन सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए। वैसे भी मैंने जो इसने कहा मैंने सब कुछ किया हुआ है और मैं वैसे भी उस खतरनाक जंगल में 8 महीने तक जिंदा रहा हूँ, तो मुझे डरना नहीं चाहिए। और मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर एक स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने वो सब कुछ किया जो इसने कहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हैवेल डेमन उसे शराब देता है। सो उन सोच रहा था वाह, ये शराब पिछली बार मैंने पी हुई थी, काफ़ी स्वादिष्ट थी। सो यहाँ पे हैवेल डेमन बोलता है तो तुम उस जंगल में इतने टाइम तक रहने के बाद सही रहे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें ब्लैक ड्रैगन माउंट मूविंग टेक्निक सीखना होगा। अब इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज रहता है। मन सोचता है कि क्या ब्लैक ड्रैगन माउंट मूवमेंट टेक्निक, ये कौन सी टेक्निक है? हैवेल डेमन बोलता है तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो? हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि आखिर इसकी ऑरा के साथ क्या गड़बड़ है, आखिर ये चाहता क्या है, क्या बकवास कर रहा है। मैं तो बस थोड़ा सा पीने के लिए आया हुआ हूँ और क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा कि मैं इसे ऐसे रूड तरीके से बोल दूँ नहीं। तभी हैवेल डेमन बोलता है कि क्या तुम इसे करना चाहते हो या फिर नहीं? तुमने अपनी डिमोनिक आर्ट में कुछ मिलाया हुआ है, तुम्हारे अंदर का जो ऑरा मुझे महसूस हो रहा है वो सिर्फ डिमोनिक नहीं है। अब इस बात को सुनकर हमारा एमसी सरप्राइज रहता है। मन सोच रहा होता है कि क्या उसने मेरी मार्शल आर्ट को पहचान लिया कि उन्होंने कुछ मिलाया हुआ है। मैं मानता हूँ कि बहुत ताकतवर है लेकिन फिर भी। हैवेल डेमन बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई डिमोनिक या फिर राइटिया सेक्ट की आर्ट नहीं है बल्कि एक बौद्ध सेक्ट की आर्ट है। तुमने उसमें एक ब्लैक ऑरा के साथ कुछ वाइट एनर्जी को मिलाया हुआ है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे देख कर बता सकता है मेरी ऑरा को कितना मजबूत है और कैसा है? सचमुच में ये बहुत ताकतवर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट को देख करके समझना ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हैवेल डेमन मन सोच रहा होता है कि अब इसका जवाब क्या होने वाला है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि क्या वो इस बात से नाराज़ है क्योंकि मैंने उससे पूछे बगैर ही डिमोनिक आर्ट को इस तरीके से मिलावटी में मिला दिया है और उसकी एक नई आर्ट बना ली है। हो नो, क्या वो मुझे इस जंगल से भी ज़्यादा भयानक जगह में भेजेगा? वहाँ मुशक्क़त में उस जगह से बच कर के आया हूँ और अब एक और जगह। सो हमारा हैवेल डेमन बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं खुश हूँ। अब हमारा एमसी मन सोचता है कि क्या उसने मेरी तारीफ़ की? हैवेल डेमन बोलता है कि टॉप 10 डिमोनिक आर्ट जो कि हाई लेवल के टेक्निक है, उन्हें एक नई टेक्निक से मिला करके एक नई टेक्निक बनाना कोई आसान बात नहीं है।
तुमने न केवल मार्शल आर्ट सीखी, जंगल में सुरक्षित रहे, बल्कि एक नई आर्ट भी बना ली। हमारा एंसिमन सोच रहा था कि हाँ, ये थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन फिर भी मेरी पिछली ज़िंदगी के आधार पर मैंने बनाया है। तो बोलता है कि हाँ, इसके लिए मुझे काफ़ी बार सोचना पड़ा, लेकिन मैं फिर भी कर लिया। मन सोच रहा होता है कि हैवेली डीमन ने अचानक से मेरी इतनी तारीफ़ की, मैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और शर्मिंदा हूँ। हैवेली डीमन बोलता है कि और तुम इस तरीके से बौद्ध आर्ट को ब्लैक आर्ट में मिला पाए, तुमने ये कैसे किया? जिस पर वो बोलता है कि मैंने कई चीज़ों को आजमाया, लेकिन मैंने पाया कि मजबूत बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम हमेशा नई चीज़ों को ट्राई करते रहें। जिस पर हैवेली बोलता है कि अच्छा। जिस पर हमारा एंसी बोलता है कि हाँ, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया। हैवेली बोलता है कि अपने आप को आगे बढ़ाना शायद इतना इनफ नहीं है तुम्हारे लिए। हमारा एंसी सोचता है कि अब ये क्या चीज़ है। हैवेली बोलता है चलो ठीक है, तुमने जो भी किया वो काफ़ी अच्छे हैं। यही सच्चाई है कि अगर डिमोनिक आर्ट की शक्ति को प्रभाव को कम करना है या फिर उसे कम हो सकती है, तो उसके आधार में हमें शक की सबसे अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि तुमने थोड़ा और विचार किया होता तो तुम किसी और मार्शल आर्ट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे या फिर उसे प्योरीफाई कर सकते थे, और वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर भी होती, और ये तुम्हारे लिए करना आसान नहीं पड़ा होगा, है ना। हमारा इंसान सोच रहा होता है कि हाँ, ये बिल्कुल आसान नहीं था, और बोल रहा होता है हैवेली डीमन कि तुमने उस स्थान के फूल की क्यारियाँ बना ली जहाँ पर पेड़ उगाना मुश्किल है। तुमने जंगल में कल्टीवेशन भी कर लिया, कमाल कर दिया तुमने। हमारा इंसान सोच रहा होता है कि हाँ, अपने मन में मैंने बहुत मुश्किल से सब कुछ किया है। बूढ़े आदमी, तुम्हें क्या पता है, क्या तुमने पहले कभी नहीं सोचा जब मैंने बहुत अच्छा किया तब मुझे तुम डांट रहे थे? ये किस तरीके की तारीफ़ है? तुम पहले मेरी तारीफ़ कर रहे थे और अब तुम मुझे डांट रहे हो, ये तो गलत बात है। हैवेली डीमन बोलता है कि लेकिन ये ठीक है, क्योंकि तुमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट हासिल किया है, तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या, उसने मुझे एक अजीब सा शराब पिलाया और अब वो जाने के लिए कह रहा है, अब वो चाहता है कि मैं चला जाऊँ, बड़ा अजीब है। फिर उसने मुझे बुलाया ही क्यों यहाँ, ये कह करके। खैर, मेरी मार्शल आर्ट के बारे में बकवास करके और वो कुछ बोल ही कह सकता है। क्या वो, मुझे लगता है कि इस काबिल भी नहीं समझता मुझे, और तो और मैं उसके बुलाने पर ही तो आया था, कम से कम वो मुझे एक लेटर तो भेज देता। खैर, अगर मैं ज़्यादा रुकूंगा और इसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा और उससे पूछूंगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। सो यहाँ पर वो ग्रीट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तब मैं जाता हूँ। तभी वो बोलता है कि क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ? जिस पर हैवेली डीमन बोलता है कि क्या तुम अच्छे काम का इनाम लेना चाहते हो? चलो ठीक है, ले जाओ। हमारा एंसी सोच रहा होता है कि किसने सोचा था कि मुझे हैवेली डीमन से इस तरीके से डांट और तारीफ मिलेगी। हैवेली डीमन मन सोच रहा होता है कि इस बच्चे ने कमाल कर दिया, 8 महीनों के अंदर अपने आप को इतना मजबूत बनाया, जबकि ये इतनी बुरी बीमारी से उठा था। इसके अलावा इसने एक बौद्ध आर्ट को मिला करके ब्लैक एंड वाइट एक नई आर्ट को भी बना दिया। सचमुच में इसने मुझे बहुत सरप्राइज़ कर दिया है। पता नहीं तुम और क्या क्या करने वाले हो। यहाँ हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और यहाँ पर मन सोच रहा होता है कि क्या इन्होंने मुझे सच में से दे दिया। हैवेली डीमन मन सोच रहा होता है कि शायद इसे ये नहीं मालूम है कि डिमोनिक आर्ट में कितनी तकलीफ और कितनी कठिनाई होती है। हो सकता है कि इसने ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस से कर लिया, लेकिन फिर भी इसने कमाल कर दिया। थर्ड डिसाइबल, अगर तुम मुझे और कितना सरप्राइज़ करने वाले हो। तुम्हारा हर एक हिस्सा जागने के बाद से मुझे सरप्राइज़ कर रहा है। अगर ये और बढ़ता गया तो ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आगे तुम और क्या क्या करने वाले हो। तुमने जागने के बाद से वो सारी चीज़ें की जो मुझे सरप्राइज़ करता है, कि वही ब्लॉकेज से उठे, इतने कमज़ोर शरीर को मजबूत बनाया, और इतना मजबूत बनाया कि एल्डर जितना मजबूत हो गए, वो भी 8 महीने के अंदर, जो अब तक मेरे बाकी सारे किसी भी डिसाइबल में नहीं कर पाया। इसके अलावा तुमने डिमोनिक आर्ट में बौद्ध आर्ट को मिला करके एक नई आर्ट भी बना ली। इंटरेस्टिंग, देखते हैं तुम और क्या क्या करने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था हमारा जो एमसी होता है वो यहाँ पर जा रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि उफ, जब से मैं डीमन लॉर्ड से मिला हूँ उसके साथ से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। पता है डीमन लॉर्ड से मिलने के बाद मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। मैं उनके सामने तो मैं इतना डर रहा था कि क्या बताऊँ। मैं जितना अधिक इस बारे में सोचता हूँ उतना अधिक ये हंसने वाली बात है। खैर, डीमन लॉर्ड ने मुझे एक नई बोतल भी दे दी शराब की, वो भी आधी ही। जिस पर डोल्फिन बोलता है कि मास्टर ये क्या है? ये तो 6 हेवनली स्पिरिट है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता बोलता है कि क्या कहा? 6 हेवनली स्पिरिट? इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, क्या तुम भी इसका स्वाद लेना चाहते हो? शराब काफ़ी अच्छी चीज़ है। जिस पर बोलता है कि क्या आप इसके बारे में नहीं जानते हैं? ये 6 हेवनली स्पिरिट है, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये डीमन सेक्ट में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे अच्छी शराब है, जो कि सिर्फ उन्हीं मार्शल आर्टिस्ट को जाती है जिन्हें हम सम्मान के तौर पर देते हैं। क्या डीमन लॉर्ड ने खुद आपको ये दी है? जिस पर बोलता है कि क्या इसमें कोई इतनी बड़ी बात है, और वैसे भी ये शराब मैं पहले भी पी चुका हूँ। जिस पर बोलता है कि क्या डीमन लॉर्ड ने आपको शराब दी है? आपको मालूम भी है कि डीमन सेट की सोल है ये शराब, क्योंकि बहुत ही टॉप क्लास की शराब होती है। इसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि डीमन लॉर्ड जल्दी से किसी को नहीं देते हैं, सिर्फ सम्मान के तौर पर देते हैं, और ये एक स्पेशल गेस्ट है के तौर पर दिया जाता है। ये एक महान काम के लिए देता है। मास्टर, आपको सचमुच में उन्होंने सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा एमसी बोलता है कि इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है।
यहाँ पर वो रो रो कर बोल रहा होता है। इसके अलावा इसे खुद डीमन लॉर्ड द्वारा बनाया जाता है, और तो और पता है बाजार में पैसे पर भी ये नहीं मिलती मास्टर। हमारा एनसी सोच रहा होता है कि क्या अजीब है, ये लोग तो राइटियस सेक्ट वाले से भी अजीब हैं। डीमन सेक्ट में क्या ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ये लोग तो उसे भगवान मानते हैं। तो बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, आप जब हम वापस जाएंगे तो साथ में ड्रिंक कर लेंगे इन दोनों को, ठीक है। जिससे बोलता है कि क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जब मैं एक बार आपको अपने घर तक पहुंचा दूंगा सुरक्षित, तो फिर उसके बाद से मैं वापस से अपने एल्डर कोर्ट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी मास्टर, लेकिन मुझे जाना होगा। हमारा एनसी बोलता है कि अच्छा तो तुम जाना चाहते हो, ज़रा ये शराब देना, अगर तुम नहीं पीना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे पी लूँगा। जिस पर बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर, मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा एमसी फाइनली अपने घर का आ चुका होता है। घर के बाहर खड़ा होकर बोल रहा होता है कि फाइनली इतनी टाइम बाद और इतनी मुश्किलें सहने के बाद में वापस आ गया। इतने लंबे समय बाद अपने घर को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। भले ही मैं एक बार के लिए इसे छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी उन मुश्किलों से तो बेहतर यही है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर किंग भी आ चुका था, यानी कि वो लोमड़ी। सो बोलता है कि तुम यहाँ पर कब आए? खैर चलो, जंगल से बाहर मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ, तो मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हें पालूंगा। तुम्हें पता है आंगवा तुम्हें देखेगी ना तो तुम्हारा बहुत खुश होगी। जिस पर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हमारा एनसी बोलता है कि चलो अब ये हमारा घर है, मुझे पता है कि हम थोड़ा सा आराम करेंगे और नहाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। काफ़ी लंबे समय हो गया जब मैंने आंगवा को नहीं देखा हुआ है, अगर वो तुम्हें देखेगी ना तो तुम्हें पालतू जानवर समझ के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। तभी उसे कुछ ट्रिगर होता है, हमारा एमसी एकदम से उसे छुपा लेता है उस लोमड़ी को, एंड यहाँ पर वो लोमड़ी भी छुप जाती है। हमारा एमसी उसे देखता है, उसे आसपास देखता है, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा ऑरा महसूस होता है। सो हमारा एमसी ने सोच रहा होता है कि ये किस चीज़ का वजह है, इतना ख़राब ऑरा, ये तो ब्लैक ऑरा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त से मुझ पर नज़र रख रहा है, लेकिन ये कौन हो सकता है? क्या यहाँ पर कोई है मेरे आगे पीछे, कोई शायद नज़र रख रहा है, मुझे आगे चल कर देखना होगा। हमारा एमसी आगे जा रहा होता है, मन सोच रहा होता है कि ये ऑरा और मजबूत होता चला जा रहा है, ये गंध ऐसा लग रहा है जैसे कि इस चीज़ को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वहाँ पर ऊपर देखता है तो कोई बंदा वहाँ से उड़ के चला जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि वो शायद वहाँ से चला गया है, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में छिपने की, कौन है ये? तभी वहाँ पर आंगवा आ जाती है एंड वहाँ पर बोलती है कि फोर्थ यंग मास्टर, अब यंग मास्टर क्या आप वापस आ चुके हैं? सो यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे वाह आंगमा, मैं वापस आ चुका हूँ। तो तुरंत झुक जाती है और बोलती है कि मैं आपको ग्रीट करती हूँ मास्टर। हमारा एमसी बोलता है क्या हमारे बीच का रिश्ता इस तरह का है कि तुम्हें इस तरीके से करने की ज़रूरत है, चलो उठो जल्दी से। जिस पर बोलती है कि मास्टर आप वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सुना है कि उस जंगल में आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हुआ तो, और मन सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने टाइम बाद इसे देख पाऊँगा। ना जाने इसने मेरा कितना इंतज़ार किया होगा, मेरे पास इसे देखने ध्यान देने के लिए कोई इनफ समय ही नहीं था। तो बोलता है कि ठीक है आंगबा, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा पहले से पति लग रही हो। जिस पर बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, क्या मैं अच्छा कर रही हूँ मास्टर, आप ठीक तो है ना? मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, चलिए मैं खाना तैयार कर देती हूँ, अगर आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ 8 महीने से मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन फिर भी घर काफ़ी साफ़ है। जिस पर बोलती है कि हाँ मैं हर अगले दूसरे दिन आती हूँ और सफाई करती हूँ, ताकि जब आप वापस आएँ तो आपको कंफर्टेबल महसूस हो। जब हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा, तभी यहाँ बोलती है कि यंग मास्टर पानी गर्म करना अभी बाकी रह गया है, तो मुझे वापस जाना होगा। जब आप वापस लौटे तो मुझे अभी भी खबर मिली है, इसलिए मैं अब तक पानी गर्म नहीं किया है, तो आपको समय लगेगा, आप पहले खाना खा लीजिए। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि नहीं पहले मैं नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा, और ठीक है तुम फिक्र मत करो, अगर तुम चाहती हो तो पानी गर्म कर दो, मैं आराम कर लूँगा। वैसे भी मैं इस जंगल से आने के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरत है। जिस पर बोलती है कि ठीक है जब मैं गर्म पानी कर दूँगी तो आपको बता दूँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा एमसी नहा रहा होता है और बोल रहा होता है कि अरे वाह पूरा टेंशन दूर हो चुका है। और मन सोच रहा होता है कि जब से मैं वहाँ पर वापस आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आसपास कोई हर समय मुझे देख रहा है और मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, और कब से नज़र रख रहा है मुझे पता भी नहीं है मेरे घर पर, क्योंकि मैं पिछले 8 महीने से नहीं हूँ, और जब से मैं नहीं हुई मेरे घर पर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आखिर वहाँ पर था कौन? और जो मीटिंग में मुझे घूर रहा था वो फोर्थ यंग मास्टर, क्या वो मेरी क्यूआई ब्लॉकेज का सिर्फ वही कारण है? और हो सकता है कि वही मुझ पर नज़र रख रहा हो, वो हान मूंग, वो कमीना। वो गुस्सा करने लग जाता है, बोलता है कि वो कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर इस तरीके से नज़र रखने की, उसके अलावा मेरे साथ ये सब कुछ करने की। एक बार जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा, हाँ एक बार जब मैं बिजी हो जाऊँ ना सब कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा उसे बुरी तरीके से मारूंगा। और मन सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो सबसे पहले मुझे डीमन सेक्ट को समझना होगा, और हाई वैली डीमन सेक्ट की कैसे काम करता है इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ से अगर निकलना है तो एक ताकत की ज़रूरत है और यहाँ पर इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है, और यहाँ से निकलने के लिए मुझे इसे समझना होगा। इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो पता नहीं डीमन सेक्ट का लीडर क्या ही करेगा।
हो सकता है कि इतनी कम जानकारी के कारण मेरे पास कोई ज़्यादा कंट्रोल ना रह जाए और हो सकता है कि मुझे कुछ भी हो जाए। इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा। मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता हूँ कि डीमन लॉर्ड क्या करेंगे, इसलिए मैं इन सब का नामो निशान नहीं मिटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा और कौन कौन हो सकता है जो मेरी मदद कर सकता है मुझे देखना होगा। फिर मुझे उन्हें अपने पक्ष में लेना होगा और अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ाना होगा कि मैं अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर सेक्ट से जा सकूँ और डीमन लॉर्ड भी मुझे ना रोक सके। मैं इसे किसी दिन वहाँ पास ज़रूर निकालूंगा और चाहे जो हो जाए मैं आज़ादी हासिल करूंगा और यहाँ से निकल कर एक आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। कम से कम यह बात अच्छी है कि मैं डीमन लॉर्ड का एक डिसाइबल हूँ और डीमन लॉर्ड का डिसाइबल होने की वजह से मेरे पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ताकत है। मैं क्या प्लान बना रहा हूँ उनमें से किसी को भी नहीं पता और आमतौर पर मेरा दर्जा भी काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है। इसीलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँगा और ख़ुद को आज़ाद करूँगा जो मैं पिछली ज़िंदगी में नहीं कर पाया हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है हान को जो कि अपना सिगरेट फूंक रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या हुआ। तभी वो बोलता है सर्वेंट उसका, यानी कि वो डॉक्टर, तो हम इस सर्वेंट ही बोलेंगे। सो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं, जिस पर वो बोलता है हान कि हाँ वैसे इस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स चिंता करने के लिए। जिस पर वो बोलता है कि मास्टर आपको ये नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि थर्ड यंग मास्टर अपने घर में रहने वाले हैं तो आपने उनकी जासूसी करने वाले लोगों को क्यों बुलाया। यहाँ पर हान मन सोच रहा होता है कि मैं उसे यहाँ पर बुलाना नहीं चाहता था लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। वहीं पर सर्वेंट मन में सोच रहा होता है कि फोर्थ यंग मास्टर उनके देखने की क्षमता काफ़ी अच्छी है लेकिन इस बार उन्होंने अपने कार्य को इस तरीके से किया है कि मैं उनके काम को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जो काम उन्होंने शुरू किया था उसे पूरा करने की बजाय वो बस सिगरेट फूकते रहते हैं। तब ये बोलता है हान कि मुझे नहीं पता है। अब इस बात को सुनकर वो भी सरप्राइज रहता है सर्वेंट। यहाँ हान बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि सोरियंग का आखिर रिएक्शन क्या है, लेकिन जब से मैंने उसे देखा है मुझे लगता है कि उन्हें वापस बुला लेना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा होने पर हो सकता है कि उनकी जान खतरा हो जाए। जिस पर वो बोलता है सर्वेंट कि लेकिन आपने पहले अनुमान लगाया था ना, तो फिर वो कैसा रिएक्शन देने वाला है, तो फिर क्यों, क्या आपने इसके बारे में कोई प्लान बनाया हुआ था। जिस पर बोलता है कि हाँ मुझे लगा कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं गलत था, मैं उसके रिएक्शन के बारे में नहीं जानता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो भी सरप्राइज रहता है। मन सोच रहा होता है कि यंग मास्टर अभी अभी आपने खुद एक्सपेक्ट किया कि आप ये सब कुछ करने वाले हैं, यकीन नहीं होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। तो बोलता है कि आखिर आपका मतलब क्या है। यहाँ पर हान बोलता है कि मैंने आज मीटिंग में सोरियोंग को देखा जो कि काफ़ी अलग लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था कि वह ब्लॉकेज जैसी इतनी खतरनाक घटना के बाद जहाँ पर उसकी मौत होने वाली थी उसमें वो बच गया, और उससे पहली मुलाकात में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई बहुत ताकतवर इंसान से मिल रहा हूँ। उसका वो इंटेंस ऑरा बहुत मजबूत था, इसलिए मुझे अपने प्लान को बदलना पड़ गया। और तो और वो मन सोच रहा होता है कि वो सोरियोंग इस तरह दिख रहा था जैसे कि वो मुझे जानता था, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे कि वो किसी अलग ही व्यक्ति की तरह दिख रहा हूँ, क्योंकि जिस सोरियोंग को मैं जानता हूँ वो बहुत अलग था और उसकी आंखों में कुछ अलग ही चीज़ थी, लेकिन इसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। क्या ये पहले से इतना बदल गया है, आखिर ये कोई और व्यक्ति है क्या, जैसे वो एक अलग व्यक्ति हो। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ कि मैं देख तो सोरियोंग को रहा हूँ लेकिन उसके शरीर में लगता है सोरियोंग नहीं बल्कि कोई और है, मानो जैसे वो जानता है कि मैंने क्या किया है उसके साथ। सो वो बोलता है कि मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं अपने आप को कमज़ोर समझ रहा हूँ या फिर मैं अपनी मार्शल आर्ट को फिर से हासिल करना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि वो बहुत ताकतवर हो गया है इसलिए ये मेरी मजबूरी है। उसने अपनी मार्शल आर्ट को फिर से हासिल कर लिया, जितना ताकतवर था वो उससे दुगना ताकतवर हो गया है। और तो और उसने उतने खतरनाक जंगल में ज़िंदगी भी हासिल कर ली, हमारी इतनी कोशिशों को भी नाकाम कर दिया। मुझे लगता है कि हमें अपने प्लान को फिर से बदलना होगा। सर्वेंट सोच रहा होता है कि झूठ, अभी वह सच नहीं बोल रहा है ना, वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रहा है। थर्ड यंग मास्टर के बहकावे में आकर के वो उलझा हुआ है। यहाँ पर वो बोलता है हान कि पीछे हटने का आदेश देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए जितने भी मेरे कॉमरेड हैं वो अभी क्या कर रहे हैं। जिस पर सर्वेंट बोलता है कि आपने जो प्लान बेकार किया है ना वो उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो बताइए कि अब मैं क्या करूं। जिस पर वो बोलता है कि फिक्र मत करो, वो लोग पैसे के लालची हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, उन्हें उनके काम का पैसा दे दो, काम हो जाएगा। वैसे भी जब तक उन्हें पैसा मिलता रहे उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो काम करे या फिर नहीं। अमन सोच रहा होता है अभी सोरियोंग पर हमला करना बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सोरियोंग कितना बदल चुका है। वो पहले मुकाबले बहुत अलग हो चुका है, बहुत ताकतवर, और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। सीन शिफ्ट होता है, हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि डोल पे तुम इतना देर से क्यों आए हुए हो, तो पता है मुझे कितनी भूख लगी हुई है, मुझे जब से लग रहा था जैसे मैं मर ही जाऊँगा। यहाँ पर डोल आता है, बोलता है कि अरे वाह ये सब क्या है। जिस पर बोलता है हमारा एमसी कि आंगवा ने बनाया हो, जल्दी बैठो और चलो जल्दी से खाना शुरू करते हैं। यहाँ आंगवा बोल रही थी कि यंग मास्टर क्या मेरा आपके साथ बैठना ठीक रहेगा।
क्या मुझे आपको नहीं लगता है कि मुझे अकेले खाना खाना चाहिए? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, चुपचाप बैठकर खाने में कोई दिक्कत है क्या? तभी वो बोलता है हमारा एमसी कि चलो ठीक है, अब ये अजीब से रिएक्ट करना बंद करो और खाना खाना शुरू करो। चुपचाप खाना खाएंगे शुरू करो। सभी लोग चीयर्स करते हैं और यहाँ पर पीना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा एमसी भर भर के डोरियम को होता है, उसे शराब भरे जा रहा होता है। वहीं पे फॉक्स भी खाना खा रही होती है और सारे के सारे लोग खा पी करके अपना मस्त हो गए होते हैं। हमारा एमसी भी नशे में होता है। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि डोल पियाऊँ, लगता है तुम थोड़े नशे में हो, क्या तुम यहीं रुकोगे? जिस पर डोल पियाऊँ बोलता है कि नहीं, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं यंग मास्टर, मैं नशे में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारा एमसी बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हे भगवान, तुम अपने आप को और कितना मजबूत करने वाले हो इस शराब को पीने के लिए? तभी शराब खत्म हो जाती है। सो हमारा एमसी बोलता है कि आंगबा, क्या तुम जाकर के थोड़ा सा शराब लेकर के आओगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आंगबा बोलती है कि हाँ यंग मास्टर। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है आंगबा के जाने के बाद, डॉल पियोंग, यहाँ आने से पहले और शराब को पीने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस पर वो एकदम नशे की हालत में बोलता है कि हाँ मास्टर पूछिए। हमारा एमसी बोलता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क कनेक्शन के बारे में सब कुछ जानता हो। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई व्यक्ति है?